माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। और माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और जिसमें हमें एक लॉजिक के वे में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से उसको समझ सकते हैं। और आपने बोर्ड पे देख भी लिया होगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक इज मैकेनिक्स। क्या है माय डियर? मैकेनिक्स। एंड दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू फिजिक्स। इसलिए हमने सब्जेक्ट का नाम ही नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, मैं शब्द ही नहीं बता सकता आपको कि मैकेनिक्स के यूज डेली लाइफ में इतने यूज है माय डियर, कि जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे एक वीडियो आपके सामने शूट कर रहा हूँ माय डियर, यानी एक लेक्चर आपके सामने शूट कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे एक ट्राइपॉड स्टैंड की जरूरत है। इसका मतलब उस ट्राइपॉड स्टैंड को मुझे किस में लेके आना पड़ेगा? एक स्टेबल स्टेट में लेके आना पड़ेगा। किस में लेके आना पड़ेगा? एक स्टेबल स्टेट में। यानी हर कोई स्टेबल स्टेट में बैठना चाहता है। व्हाई? दिस इज आंसर्ड बाय द मैकेनिक्स। और हम उस स्टेबल स्टेट को एनालिसिस कर सकते हैं, और उस एनालिसिस को हम किस तरह से करेंगे वो देखिए। यहां पे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय डियर, आपका अपना YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी माय डियर। और यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिक्स की माय डियर, तो मैकेनिक्स हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांच है। किसकी माय डियर? फिजिक्स की। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स तो है, लेकिन हम पढ़ते क्या है इसके बारे में? किसके बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे? फिजिक्स के बारे में क्या पढ़ते हैं? किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं माय डियर, फर्स्ट यानी फर्स्ट तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से, चलिए उसको छोड़ के सेकंड यूनिट से लेकर ग्रेविटेशन से पहले जितना भी पोर्शन आता है वो ग्रेविटेशन भी, और उसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और जो फ्लूइड सिस्टम हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? मैकेनिक्स में आते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स तक। जब तक हमारी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट नहीं होती उससे पहले हम सारा ही क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स पढ़ते हैं। लेकिन जब हम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं तो वहां पे दो बड़े ही बेसिक अजम्पशंस को हम लेके चलते हैं। उन बेसिक अजम्पशंस को आज यहां पे सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर डेफिनेशन लिखूं तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Mechanics is the branch of physics. Mechanics is the branch of physics that deals with the study of what? Study of force. Study of force and its effect. फोर्स एंड इट्स इफेक्ट माय डियर। तो यानी फोर्स और उसके इफेक्ट को स्टडी करना, देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन सबसे टिपिकल। अब अगर समझने की कोशिश करें, अगर समझ आ जाए तो बहुत आसान ब्रांच है माय डियर। तो यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। तो यानी देखिए कहीं ना कहीं हम फोर्स के बारे में जानते हैं। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो सिंपल, अगर 7th 8th से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो फोर्स की डेफिनेशन हमारे सामने आती है। दिस इज अ पुश और पुल। पुश और पुल तो होता ही है माय डियर, वेरी गुड। तो आपने जैसे डोर्स वगैरह के ऊपर भी देखा, उसके ऊपर भी पुश और पुल, एक कार्टून सा हम उसके ऊपर इंडिकेट कर देते हैं जो ऐसे खींचता हुआ नजर आता है या धकेलते हुए नजर आता है। तो यानी पुश और पुल ही होता है क्या? फोर्स। लेकिन माय डियर, जो पुश और पुल है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को ही क्या कहा जाता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या कहा जाता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहां पे देखिए एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं फोर्स की। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स अगर हम बात करें, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल। पुश और पुल तो होता ही है, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करते हैं, व्हेन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब एक्ट करता है तो उसके जो स्टेट है उसको क्या करने की कोशिश करेगा? चेंज करने की कोशिश करेगा। फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ट्राई टू चेंज
एंड ट्राई टू चेंज, या एंड चेंज ही लिख दें, एंड चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, यानी जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट है उसको क्या करने की कोशिश करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। तो देखिए अब स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को यहां पे देखिए हम समझने की कोशिश करेंगे माय डियर, कोशिश ही कर सकते हैं। और देखिए यहां पे हमें समझ आ गया पुश और पुल की बात करेंगे, और वो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा तो उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को समझेंगे माय डियर। अब यहां पे देखिए उसका इफेक्ट है माय डियर, क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहां पे देखिए अगर इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो सकता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है माय डियर, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट पहले ही मूव कर रहा था तो उसकी स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब चेंज दो तरह से हो सकती है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है, वो मैं यहां पे बताऊंगा, वो डिपेंड करता है उसकी चार करैक्टरिस्टिक्स पे। किस पे डिपेंड करता है, चार करैक्टरिस्टिक, वो चार करैक्टरिस्टिक होती हैं, उनको भी देखेंगे माय डियर। तो कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। दूसरा क्या है, ब्रिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, या वाइस वर्सा, यानी मोशन, वही फिर से बात आ जाती है, यानी किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को किस में लेके आ सकता है, मोशन में लेके आ सकता है। वेरी नाइस। तीसरा, जब हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसमें देखा होगा एक डायरेक्शन में तो चलते नहीं है, तो बार बार हमें अपनी डायरेक्शन को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। डायरेक्शन अपने आप तो चेंज होगी नहीं भैया, अगर अपने आप छोड़ दोगे तो इसलिए डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें हैंडल पे क्या लगाना पड़ता है, उसके फोर्स लगाना पड़ता है। यस और नो, देयरफॉर वी कैन चेंज द डायरेक्शन। थर्ड इफेक्ट इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए अब डायरेक्शन भी चेंज होगी। दूसरी चीज, फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो फोर्थ, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए ओल्ड बिल्डिंग वगैरह आपने देखी हो, तो जो छत होती हैं, कड़ियां वगैरह होती हैं, वो आपने देखा होगा ऐसे बैंड सी हो जाना स्टार्ट हो जाती हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो उसको हम डिस्कस करेंगे माय डियर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सके, दैट बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी उस बॉडी को क्या कहा जाता है माय डियर, डिफॉर्मेबल बॉडी कहा जाता है। यानी फोर्थ इफेक्ट में हमारे पास बॉडी का टाइप पता चल गया हमें, क्या, डिफॉर्मेबल। और इन सभी केसेस में, बाकी तीन केसेस में कैसी होगी, दिस इज अभी डिस्कस करेंगे माय डियर। तो यहां पे देखिए, तो यानी ये सभी जो चार इफेक्ट हमने पढ़े, बेसिकली चार इफेक्ट हमने पढ़े हैं, तो वो डिपेंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स पे। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं माय डियर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। तो देखिए अब यहां पे हमारे पास टॉपिक आ जाता है माय डियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। देखिए एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते रहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते रहिए माय डियर। बहुत आसान है उसको समझना। तो यानी अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है जिसके बेस पे हम एक फोर्स को दूसरे फोर्स से क्या कर सकेंगे, डिफरेंशिएट कर सकेंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या कर सकेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, अब यहां पे देखिए वेक्टर और स्केलर का जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में हमारे पास फर्स्ट आती है माय डियर, फोर्स हैव मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम एक बात करें 10 न्यूटन का फोर्स है, एक 15 न्यूटन का फोर्स है, तो यानी दोनों में किसका डिफरेंस है, मान लो डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड यानी नंबर में फर्क है, इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है माय डियर, कम है। तो यानी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उसके पास मैग्नीट्यूड होती है। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डायरेक्शन, यानी फोर्स अधूरा है बेटा किसके बगैर, डायरेक्शन के बगैर, तब तक हमें इसकी डायरेक्शन ना पता हो, क्योंकि जैसे डायरेक्शन हमें पता लग जाती है, क्योंकि देखो अब फोर्स हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए, जिसको समझने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और उन क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। और उसके लिए वो हमारे पास एक स्पेशल टाइप का मैथमेटिक्स है, एक अलजेब्रा है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, उसको हम समझेंगे माय डियर। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, इन विच डायरेक्शन द पुश और द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड, इट मींस दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड, इज पुश्ड और पुल्ड। अब यहां पे देखिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आती है माय डियर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या आता है माय डियर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या आएगा माय डियर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या है माय डियर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी उस ऑब्जेक्ट पे जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स किस पॉइंट पे एग्जीक्यूट हो रहा है, किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहां पे टाइप्स भी आएंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे फोर्सेस के। एक आता है कॉन्करेंट फोर्सेस, उसको हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। क्या आती है माय डियर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब टॉर्क और मोमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आएगा वहां पे। तो यानी फोर्स के पास ये चार करेक्ट, लाइन ऑफ एक्शन का मैं मीनिंग समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर इस लाइन को मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं और इस लाइन पे इस फोर्स को कहीं भी लगा दूं, इट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन। यानी इस फोर्स को उठा के यहां पे लगा दीजिए, दिस इज प्रोड्यूस अगेन द सेम इफेक्ट। दिस इज या मीन्स मीनिंग समझिए पहले लाइन ऑफ एक्शन का, यानी एक वो लाइन जिसको हम पीछे की तरफ क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें माय डियर, और उस लाइन पे आप उस ऑब्जेक्ट पे कहीं पे भी फोर्स लगाएंगे, इट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करेगा माय डियर, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो दीज आर द फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। अब हमारे पास बारी आती है, देखिए ये सब कुछ समझने की, यानी जैसे फोर्थ में तो हमें पता चल गया डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। डिफॉर्मेबल का मतलब हमें पता चल गया कि जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट की शेप और साइज क्या उसके चेंज हो उसके, लेकिन कैसे, हाउ वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए माय डियर, तो यहां पे देखिए मैकेनिक्स की हमारे पास बेसिकली अगर क्लासिफिकेशन करें, मैकेनिक्स की अगर हम यहां पे क्लासिफिकेशन करें, डेफिनेशन भी रेज कर देता हूं माय डियर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है माय डियर, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स में देखिए, मैकेनिक्स की जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इट ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी माय डियर, और तीनों ही हमारे सिलेबस में है। ऑल दीज 3 आर इन आवर सिलेबस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। क्या है माय डियर, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। सेकेंड हमारे पास आता है माय डियर मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी।
मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। और थर्ड हमारे पास आता है माय डियर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग तो खैर ये भी है, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। थर्ड हमारे पास क्या आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। दीज आर द थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। वन इज द मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सेकंड वन इज द मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी एंड थर्ड वन इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए तीनों में आप डिफरेंस तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे व्हाट इज द बेसिक अजम्पशन टू स्टडी द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट दैट द बॉडी इज रिजिड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी का क्या मीनिंग होता है? यहाँ पे देखिए मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, जिसकी शेप और साइज को हम चेंज कर सकें। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा फ्लूइड की। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड? तो यहाँ पे देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, तो यानी सबसे पहले रिजिड बॉडी को समझ लेते हैं। देखिए कोई भी बॉडी रिजिड है या डिफॉर्मेबल है, दिस इज डिपेंड अपॉन द व्हाट, द टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, यानी उसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात करें इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी जो बाइक और गाड़ी वगैरह में जो इंजन होता है उसके अंदर एक पिस्टन होता है दैट रेसिप्रोकेट बिटवीन द टू डेड सेंटर्स, यानी दो सेंटर्स के बीच में वो क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। यानी अब वहां पे जब रेसिप्रोकेट करता है एंड नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, क्या उसकी शेप और साइज चेंज होगा? अगर शेप साइज चेंज हो जाए ना माय डियर, तो गाड़ी काम की नहीं रहेगी। तो इसका मतलब वहां पे जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी वहां पे जो पिस्टन सिलेंडर, वो कैसे ऑब्जेक्ट है, रिजिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है माय डियर, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी को समझते हैं। देखिए लेट दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द एक्सिस पासिस थ्रू इट। ये हमने एक एक्सिस पास किया माय डियर, and let the distance between these two points are defined at it. This is the point A and this is the point B and this is point B, and the distance between these two point, आप इसको लेंथ भी बोल सकते हो लेकिन मैं इसको डिस्टेंस बोलूंगा यहाँ पे, is let L, and this is the situation what, this is the situation before applying the force, यानी अभी इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, तो मैकेनिक्स कहां से पढ़ेंगे? तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा माय डियर। लेट अप्लाई अ फोर्स, ओनली अ सिंगल फोर्स, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेड मार्कर, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स एफ ए is acting on it, only a single force is acting on it. This is the force Fa is acting on this object at the point A. तो आपको क्या लगता है इसी सिचुएशन में, सिर्फ इसी सिचुएशन में अगर हम बात करें तो क्या इसकी कोई शेप और साइज चेंज होगी? नो। शेप और साइज चेंज होने का मतलब क्या है, क्या ए और बी के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इट मींस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स दिस ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिजिड बॉडी, यानी इस फोर्स के एक्शन के अंडर अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये बॉडी किस तरह से एक्ट करेगी, एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करेगी। रिजिड का मतलब क्या है कि देयर इज नो रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट या टू पॉइंट्स आफ्टर और बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, यानी फोर्स के अप्लाई करने के बाद और पहले जो डिस्टेंस था अप्लाई करने के बाद भी क्या है माय डियर, सेम है। दिस बॉडी इज नेम्ड एज ए रिजिड बॉडी, यानी इस फोर्स के एप्लीकेशन में इस बॉडी को हम क्या कंसीडर करेंगे, रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे देखिए जब ये रिजिड बॉडी होगी और इस पे फोर्स लगा तो यहां पे क्या चेंज आ सकता है इसमें, तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है माय डियर, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो यहां से यहां पे खिसक सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यानी इस ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है, चेंज इन पोजीशन हो सकती है, और जब चेंज इन पोजीशन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। And when we find that change in position with respect to time, that is called velocity. And when we find that change in velocity with respect to time, that is called acceleration. क्या कहा जाता है उसको? Acceleration कहा जाता है। And these are the effect of this force acting on this rigid body. यानी इस रिजिड बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट किया है उसके ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुए हैं। व्हाट आर दोज इफेक्ट? डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ और एक्सेलरेशन हुआ। एंड दीज आर आवर फर्स्ट टॉपिक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
तो इन दिस केस यहां पे देखिए माय डियर, तो यानी ये बॉडी किस तरह से है, रिजिड बॉडी है। तो यानी उन केसेस में हम बॉडी को कैसा कंसीडर करते हैं, रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, जहां पे भी हम किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, तो उन सभी में जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, रिजिड बॉडी होगी। So what is the basic assumption? The bodies must be rigid. Therefore, what is the meaning of rigid body? When the relative position of the 2 points does not change. क्या लिखेंगे my dear? When सिर्फ only rigid body. When the relative position of two points does not change after applying a force, यानी जब हम उस पर एक फोर्स अप्लाई कर दें तो उसके पॉइंट्स की जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज ना हो। ये 2 पॉइंट नहीं, कोई भी पॉइंट है माय डियर, उन्हीं को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेंगे। यहां पे देखिए अब मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में, यानी फर्स्ट हमें पता चल गया कि रिजिड बॉडी का मीनिंग क्या होता है, एंड दिस कैन बी स्टडी इनटू 2 डिफरेंट वेज। इसको भी हम 2 तरीके से पढ़ते हैं माय डियर, एंड व्हाट आर दोज 2 वेज? दीज 2 वेज आर कॉल्ड, वन इज काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज डायनामिक। एक क्या होती है माय डियर, काइनेमेटिक्स, और एक क्या होती है, डायनामिक। वेरी नाइस। देखिए काइनेमेटिक्स और डायनामिक में दोनों ही में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए जो चेंज इन पोजीशन आता है वो मोशन को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो इट मींस देखिए काइनेमेटिक्स का भी मतलब क्या होता है, मोशन, और डायनामिक का भी मतलब क्या होता है, मोशन ही होता है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी? काइनेमेटिक्स में देखिए, इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, वी स्टडी the effect of force without considering the basic cause of motion, यानी जिसमें हम बेसिक कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते। और मेरे बच्चों बेसिक कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, वही क्वांटिटी होती है जिसमें हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, फोर्स। यानी इसमें उस तरफ उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी हम पढ़ेंगे विदाउट कंसीडरिंग। तो वहां पे कहीं पे भी हमें फोर्स नजर नहीं आएगा, फोर्स नहीं फाइंड आउट करेंगे हम। आप चेक भी कर लो, चाहे पेज पलट के 2nd यूनिट के 1st चैप्टर में कहीं भी फोर्स नहीं है। तो इट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेमेटिक्स। क्या कहा जाएगा उसको, काइनेमेटिक्स कहा जाएगा। और डायनामिक में जैसे ही 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यूटन्स लॉ स्टार्ट होंगे, वहीं पे फोर्स ओरिजिनेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इट मींस दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स अगेन इन विच वी स्टडी द इफेक्ट of force by considering the basic cause of motion, and that basic cause of motion is again called what, force। तो यहां पे हम कंसीडर करेंगे फोर्स को। तो इसलिए यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ जब आप लिखोगे तो वहां पे डायनामिक में आएगा वो, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जैसे ही फोर्स लिखा वहां पे क्या आ जाएगा, डायनामिक का, दैट इज कॉल्ड डायनामिक स्टडी। और वहां पे मास भी आएगा माय डियर। तो यहां पे देखिए, और इससे पहले जब भी आप पढ़ोगे मास भी नहीं आएगा वहां सिर्फ क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, व्हाई द 2nd यूनिट इज पहले क्यों रखी गई काइनेमेटिक्स को? क्योंकि देखो डायनामिक को अगर समझना तो हमें एक्सेलरेशन पहले आना चाहिए, और एक्सेलरेशन किस में आता है, काइनेमेटिक्स में आता है। तो इसलिए काइनेमेटिक्स को पहले पढ़ते हैं, डायनामिक्स से पहले। और यहीं पे देखिए, अब डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करें माय डियर, डिफॉर्मेबल बॉडी, सो नाइस। तो यहां पे देखिए, दिस इज द एक्सिस। यहां पे हमने फिर से 2 पॉइंट कंसीडर किए। क्या कंसीडर किए माय डियर, 2 पॉइंट्स। लेट दीज 2 पॉइंट्स आर अगेन ए एंड दिस पॉइंट इज बी।
और यहां पे देखिए हमने ये फोर्स अप्लाई किए हैं। अब हम यहां पे दो फोर्सेस अप्लाई करेंगे माय डियर, टू फोर्सेस। लेट दिस इज द फोर्स FA and this force is FB and the distance between these two points is L। तो आपको क्या लगता है ये छोटा हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कर देते हैं छोटा। हाँ बताओ इसमें क्या समस्या है? तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी माय डियर? चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ पे शेप और साइज क्या हो गई? चेंज होगी, साइज चेंज होगा। इट मींस दिस इज व्हाट? दिस इज डिफॉर्मेबल बॉडी। और इसमें आप पता क्या पढ़ोगे? स्ट्रेस के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ेंगे माय डियर? स्ट्रेस। और फ्लूइड मैकेनिक्स का तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा माय डियर। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डेफिनेटली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें पहले जानना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि हम किस तरह से फोर्सेस को हम डिफाइन करेंगे। उसी के बेस पे हम आपको डिफाइन करके बताएंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। आई होप आपको ये समझ आएगा द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे माय डियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।